बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर और पॉलिटिकल साइंस का अगला टॉपिक लेजिस्लेचर जो होता है ये पार्लियामेंट का एक हाउस होता है, ठीक है। यानी कि टोटली जो अगर बाई कैमरलिज्म हो तो इसमें ये लोअर हाउस होता है, ठीक है। और अगर यूनी कैमरलिज्म हो तो सिर्फ़ और सिर्फ फिर लेजिस्लेचर ही होता है, ठीक है। जो अपर हाउस होता है उसको हम सेनेट कहते हैं, जो लोअर हाउस होता है उसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं। अपर हाउस जो सेनेट होता है वो रिप्रेजेंटेशन होती है यूनिट्स की, और जो लोअर हाउस लेजिस्लेचर होता है वो रिप्रेजेंटेशन होती है पीपल्स की, ठीक है, यानी कि लोगों की। और मतलब जो नीचे वाले लोग होते हैं वो मोस्टली इलेक्टेड होते हैं, और जो ऊपर वाले लोग होते हैं मतलब सेनेट के अंदर वो ज़्यादातर सिलेक्टेड होते हैं। अच्छा, अगर बात करें तो ये एक ऐसा ऑर्गन होता है लेजिस्लेचर गवर्नमेंट का जो कानून बनाता है, ठीक है, फिर कानून को लागू करता है, और यानी कि लोगों के मुताबिक, लोगों की राय के मुताबिक, पब्लिक ओपिनियंस के मुताबिक जो है ये कानून को फॉर्मेट करता है, नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए फिर उस कानून को लागू करता है, ठीक है। लेजिस्लेचर या इसको पार्लियामेंट भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट उस वक्त कहते हैं जब ये यूनिकैमरलिज्म हो, और अगर बाई कैमरलिज्म हो तो फिर इससे लेजिस्लेचर का नाम देते हैं। गवर्नमेंट की ब्रांच जो यानी कि डेलिब्रेशन के ज़रिए किसी भी किस्म के लॉ को लागू करवाती है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला इसका फंक्शन है, लेजिस्लेचर जो होता है ये लॉ मेकिंग का काम करता है। लॉ मेकिंग यानी कि मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि पुराने वक्तों के अंदर अपना यानी कि रवायात के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक, ट्रेडिशंस के मुताबिक, लैंग्वेज के मुताबिक, और यानी कि इस तरह के जो कस्टम्स वगैरह हैं वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते थे, या मतलब रिलीजियसली तौर पर। और ये तमाम के तमाम जो कवानीन बनते थे वो जो बादशाह होता था उस वक़्त का, वो यानी कि इन कवानीन को बनाता था और वही इनको लागू करवाता था। लेकिन आज वक़्त के दौर में यानी कि इस न्यू मॉडर्न इरा के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो यानी कि किंगशिप की उसने जगह ले ली है, या मोनार्की की जगह जो है वो मतलब डेमोक्रेसी ने ले ली। और डेमोक्रेसी का जो बहुत अहम रुकन होता है वो पार्लियामेंट होता है, और पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेचर जो होती है वो लोगों के नुमाइंदों को, यानी कि लोगों के नुमाइंदे होते हैं, और यही जो नुमाइंदे हैं ये लॉ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको लीगल करैक्टर के तौर पर सामने लेकर आते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की डिबेट्स के ज़रिए, डेलीगेशन के ज़रिए, डिस्कशन के ज़रिए, टॉलरेशन के ज़रिए, और मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के क्रिटिक्स से निकाल कर जो है वो लॉ को सामने लेकर आते हैं। उसके बाद है यानी कि डेलिब्रेटिव फंक्शन। डेलिब्रेटिव से मुराद ये कि किसी भी किस्म के पब्लिक ओपिनियन को ये वहाँ पर असेंबली के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल इशू को, प्रॉब्लम्स को या ज़रूरत को, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की ओपिनियन के मुताबिक जो है वो मतलब बाकायदा यानी कि पढ़े लिखे लोग अगर उस माशरे में हो तो वो अच्छा पब्लिक ओपिनियन जनरेट करते हैं, और उस पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक ही कोई भी जो होता है लॉ पास होता है। नंबर 3 के ऊपर जो है कस्टडियन ऑफ नेशनल फाइनेंसेस। जो लेजिस्लेचर होता है ये हर किस्म के टैक्सेशन, हर किस्म के नेशनल पॉलिसीज़, नेशनल इंटीग्रेशन, तमाम चीज़ों का ये यानी कि असूल व ज़वाबत का ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। जो एग्जेक्टिव कमेटी होती है लेजिस्लेशन के अंदर, यानी कि जो लेजिस्लेशन के अंदर से ही निकलती है, एग्जेक्टिव कमेटी जो कि प्राइम मिनिस्टर की काबीना होती है, या प्रेसिडेंट की जो काबीना होती है, बल्कि प्रेसिडेंट की तो नहीं, मतलब प्राइम मिनिस्टर की जो काबीना होती है, तो वो मतलब जो भी लॉ एंड रेगुलेशन अपने डिपार्टमेंट्स और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बनाते हैं तो वो पास होने होते हैं लेजिस्लेचर के ज़रिए, ठीक है। और लेजिस्लेचर के बगैर कोई भी लॉ पास नहीं होता। मतलब ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि ये रखवाली होती है एग्जेक्टिव की एक्टिविटीज़ की, ठीक है। और साथ ही मतलब जो भी फाइनेंशियली बजट हर साल जो पेश होता है फाइनेंशियली ईयर को यानी कि रेगुलेट करने के लिए, वो भी लेजिस्लेचर की मदद से पास नहीं हो सकता। मज़ीद ये कि कोई भी अगर नया टैक्स ख़त्म करना है, रिपील करना है, लागू करना है, रिप्लेस करना है, तो वो भी लेजिस्लेचर की मदद से ही होगा। अच्छा, इसके बाद कंट्रोल ओवर द एग्जेक्टिव के ऊपर, यानी कि ये एग्जेक्टिव कमेटी जो होती है, प्राइम मिनिस्टर जो अपनी काबीना खुद चुनता है उसको एग्जेक्टिव कहते हैं। जिस तरह इमरान खान की यानी कि इस वक्त की काबीना है तो वो उसने लेजिस्लेचर के अंदर से अपनी काबीना खुद चुनी हुई है, और हर काबीना का जो मेंबर है उसके पास कोई ना कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अब वो उस डिपार्टमेंट के जो भी असूल्स, रेगुलेशंस, कानून या कवानीन बनने या रद्दोअमल होनी, तो वो सारी की सारी वो जो मिनिस्टर होता है काबीना का वही यानी कि सारे बनाता है, और वो
एग्जैक्टिव हम उन्हें कहते हैं। अब एग्जैक्टिव की किसी किस्म की पॉलिसीज़ को फार्मूलेट करना, लागू करना, ये देखना कि वो क्या मतलब सही तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि लेजिस्लेचर के अंदर अपोजिशन भी होती है, और वो जो अपोजिशन होती है वो एग्जैक्टिव की तमाम एक्टिविटीज़ को ज़रूर बिलज़रूर क्रिटिक्स करती है, ठीक है। अब साथ ही साथ वो यानी कि लेजिस्लेचर जो है वो एग्जैक्टिव के ऊपर इस तरह भी कंट्रोल रख सकती है कि अगर कोई मिनिस्टर जो है वो सही तरह काम नहीं कर पा रहा तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, या वो अगर अपनी पावर मिसयूज़ कर रहा है तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उसको उस मिनिस्ट्री के ओहदे से फारग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन जो लेजिस्लेचर के पास है, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन से मुराद ये है कि लेजिस्लेचर के बाद इस चीज़ की पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो मुल्क का सबसे सुप्रीम लॉ होता है उसको अमेंड कर सकते हैं, और उस अमेंडमेंट में या मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के पार्लियामेंट की मुख्तलिफ शराइत होती हैं, मोस्टली या 3/4 या 2/3 मेजॉरिटी जो है वो चाहिए होती है उस लॉ को, यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ये चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन जो है लेजिस्लेचर का वो है इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल फंक्शन से मुराद ये है कि अगर यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो MNAs और MPAs होते हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं, मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, अपने उसको क्या नाम है स्पीकर को सिलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। जिस तरह अगर एग्जांपल लें मतलब इंडिया के अंदर जो भी यानी कि इंडियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज़ हैं, सेनेट भी यानी कि राज्यसभा भी और लोकसभा भी, ये दोनों मिलकर यानी वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जितने भी MPAs और MLAs होते हैं वो तमाम के तमाम जो हैं मतलब इंडियन प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे है जुडिशल फंक्शन से मुराद ये है कि मतलब जो पार्लियामेंट होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो इम्पीचमेंट के ज़रिए प्रेसिडेंट को ओहदे से हटा सकता है। अगर मतलब प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया या कोई भी मिनिस्टर हो गया काबीना का, अगर वो अपनी पावर को मिसयूज़ करता है तो या मतलब किसी भी किस्म का मुल्की मफाद के ऊपर या नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर अगर देखा जाए कि मतलब वो बंदा पूरा नहीं उतर रहा या मुल्क यानी कि अपने मुल्क के लिए एक वो ट्रेटर बन गया है, तो उसको इम्पीचमेंट के ज़रिए अपने ओहदे से हटाया जा सकता है, ठीक है। लिहाजा यूँ हम कह सकते हैं कि जो यानी लेजिस्लेचर होता है वो साथ ही साथ प्रेसिडेंट को भी हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हटा सकता है और हाई कोर्ट के जजेस को भी हटा सकता है उनके मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की बिना पर इम्पीचमेंट के ज़रिए। ये पावर्स होती हैं लेजिस्लेचर के पास। अगली जो पावर होती है वो है वेंटिलेशन ऑफ ग्राइवेंसीज। वेंटिलेशन ऑफ ग्राइवेंसीज से मुराद ये है कि मतलब लेजिस्लेचर एक्ट एज अ हाईएस्ट फॉर्म फॉर वेंटिलेशन ऑफ पब्लिक ग्राइवेंसीज अगेंस्ट द एग्जेक्टिव, कि मतलब जो पब्लिक होती है, मतलब जो आम लोग होते हैं उनकी ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अगर एग्जेक्टिव को ऐसी यानी कि ऐसा लॉ पास करवाना चाहता है जो पब्लिक ओपिनियन के ख़िलाफ़ है तो लिहाजा उस लॉ को पास नहीं किया जाएगा, लेजिस्लेचर उस लॉ को पास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक की यानी कि ग्राइवेंसीज है, यानी कि वेंटिलेशन है और उसके मुताबिक यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक ही और शेड ऑफ ओपिनियन के मुताबिक ही वो उस लॉ को पास करेंगे। मतलब किसी भी किस्म की पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस करना हो, पब्लिक ग्राइवेंसीज को, पब्लिक एस्पायरेशन को, या मतलब किसी भी पार्लियामेंट्री डिबेट को, डिस्कशन को, इन तमाम चीज़ों को मतलब पब्लिक इंटरेस्ट सामने रखते हुए लेजिस्लेचर जो है वो कवानीन को पास करता है, ठीक है। अगला जो फंक्शन यानी कि ये इसके पास होता है वो है मिसलेनियस फंक्शंस। मिसलेनियस फंक्शन से मुराद ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो लेजिस्लेचर होते हैं या सेनेटर्स होते हैं, जो पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन अंजाम देता है। जैसे अगर अमेरिका की बात करें, US सेनेट जो है, यूनाइटेड स्टेट का जो सेनेट है यानी कि अपर हाउस जो है US यूनाइटेड स्टेट लेजिस्लेचर का जो अपर हाउस है, उसके पास पावर होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर के किसी भी यानी कि मिनिस्टर को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि जो भी उनका जो प्रेसिडेंट है यानी कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है, अगर वो कोई भी अपॉइंटमेंट करता है या कोई भी किसी किस्म का टेरिटरीज करता है, किसी और मुल्क के साथ मुआहिदा करता है, तो यूनाइटेड स्टेट के सेनेट के पास ये हक़ होता है कि वो उसके यानी कि उसकी की हुई अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है, सेलेक्ट भी कर सकता है, उसके किए हुए मुआहिदों यानी कि टेरिटरीज को रिजेक्ट भी कर सकता है और यानी कि एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसी तरह मतलब अगर बात करें दूसरी तरफ
उसका क्या नाम है, इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा से मुराद जो इंडियन सेनेटर्स होते हैं, उनके पास ये पावर होती है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं और एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर यूनाइटेड स्टेट की कांग्रेस की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो उनकी कांग्रेस है, यानी कि एक्चुअली जो लेजिस्लेचर है, इलेक्टेड पीपल जो हैं, उनके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ वार डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि जंग बंदी और जंग यानी कि शुरुआत की इनके हाथ में होती है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, इवन के मतलब एक्टिव रोल करता है स्टेट की किसी भी किस्म की पॉलिसी के अंदर। हम इसे कह सकते हैं कि जो सॉवरन पावर होती है स्टेट की, वो एक्चुअली लेजिस्लेचर ही होती है, ठीक है। और ये पब्लिक ओपिनियन का एक मिरर होता है, ठीक है, यानी कि आईना जो होता है पब्लिक ओपिनियन का, वो लेजिस्लेचर ही होती है, क्योंकि ये मतलब असल में सिंबल होता है पावर का लोगों के, यानी कि सिंबल ऑफ पावर फॉर कॉमन पीपल, ठीक है। अच्छा, अगला मतलब अगर बात करें टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर की दो टाइप्स होती हैं। पहली है बाई कैमरलिज्म, दूसरी है यूनिकैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म में अगर हम बात करें तो बाई कैमरलिज्म में दो हाउसेज होती हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस को मतलब अमूमन मतलब पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें यूनिकैमरलिज्म की, यूनिकैमरलिज्म जो होता है मतलब उसके सिंगल हाउस कहते हैं। मोस्टली यूनिकैमरलिज्म के अंदर जो है वो इलेक्टेड पीपल ही होते हैं, सेनेटर्स कोई नहीं होते, ठीक है। जो स्मॉल स्टेट्स होती हैं ना, मतलब आबादी के लिहाज से या इलाके के लिहाज से जो छोटी स्टेट्स होती हैं, वो मोस्टली प्रेफर करती हैं यूनिकैमरलिज्म को, ठीक है। यूनिकैमरलिज्म जो है, बल्कि कुछ बड़ी स्टेट्स भी होती हैं। यूनिकैमरलिज्म लेजिस्लेचर जो है वो चाइना के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, जिम्बाब्वे, तुर्की, पुर्तगाल और कुछ दूसरी स्टेट्स जो हैं वो वहाँ पर ये वर्किंग कर रहा है, ठीक है। बल्कि इंडिया के अंदर भी जो मतलब 6 स्टेट्स ऐसी हैं जो मतलब 6 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज और यूनिकैमरल, ठीक है। मतलब 6 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर अपनाए हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, पाकिस्तान, इंडिया, USA, UK, फ्रांस, रशिया, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम, और इसके अलावा दूसरे भी कुछ ममालिक बाई कैमरल लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, आर्गूमेंट्स की अगर बात करें तो दो किस्म के आर्गूमेंट है। एक आर्गूमेंट है लेजिस्लेचर के फेवर में, एक आर्गूमेंट है लेजिस्लेचर के ख़िलाफ़, ठीक है। मैं आपको इसका कंक्लूजन ये बता दूं कि इन तमाम आर्गूमेंट्स के बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा कि बाई कैमरलिज्म जो होता है वही बेहतर होता है, ठीक है। यानी कि यूनिकैमरलिज्म किसी मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता। हाँ, अलबत्ता किसी मुल्क का यानी कि एरिया और आबादी छोटी है तो वो यूनिकैमरलिज्म वहाँ पर आ सकता है, लेकिन हकीकतन बाई कैमरलिज्म ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसकी वजूहात क्या हैं, अभी हम दोनों के आर्गूमेंट्स को डिस्कस करेंगे, फेवर में भी और ख़िलाफ़ भी, ठीक है। पहले बात करते हैं आर्गूमेंट्स ऐसे जो मतलब उसकी फेवर के अंदर है। पहला आर्गूमेंट अगर उसकी फेवर के अंदर जो आ रहा है वो है आर्गूमेंट्स, उससे क्या नाम है, सेकंड चैम्बर इज़ अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द डिस्पोटिज्म ऑफ द सिंगल चैम्बर। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेकंड चैम्बर होता है वो जो मतलब फर्स्ट चैम्बर जो होता है, फर्स्ट चैम्बर तो हो गया ना उसका, फर्स्ट चैम्बर तो हो गया ना कि मतलब पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स का, और सेकंड चैम्बर हो गया उसका यूनिट्स के हिसाब से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अब वो ये बात कर रहे हैं कि जो सिंगल चैम्बर होता है विद ऑल द लेजिस्लेटिव पावर कैन बिकम द करप्ट एंड डिस्पोटिक। वो कह रहा है कि अगर सिंगल चैम्बर किसी यानी कि इलाके का हो, यानी कि यूनिकैमरलिज्म अगर हो, तो ज़ाहिरी सी बात है क्योंकि उसको कोई फिर पूछने या बुलाने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि वो करप्ट हो जाए या डिपोटिज्म में चली जाए या अपने पावर का मिसयूज़ कर ले, ठीक है। तो ये यानी कि हो सकता है। लिहाजा डबल चैम्बर में क्या होता है, यानी कि सेकंड चैम्बर जो होता है वो फर्स्ट चैम्बर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर कड़ी नज़र रखता है कि वो कौन सी पॉलिसियाँ कर रहे हैं, कौन सी काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड चैम्बर का फ़ायदा होता है। दूसरा जो फेवर में जाता है, सेकंड चैम्बर इज़ इसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग हैस्टी एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन। इसके अंदर वो ये कह रहा है द सिंगल चैम्बर कैन कमिट द मिस्टेक ऑफ पासिंग इल कंसिडर्ड मेजर इन द हेस्ट विच कैन सब्सिक्वेंटली बी अ सोर्स ऑफ बिग हार्म टू द नेशनल इंटरेस्ट। वो कह रहे हैं कि जो सिंगल चैम्बर होता है, हो सकता है वो कोई ऐसा लॉ या कोई ऐसी पॉलिसी ले आएँ जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह हो, ठीक है। लिहाजा जो सेकंड चैम्बर होता है वो इस किस्म की गलती के चांस को या तो बिल्कुल यानी कि इनहिबिट कर देता है या कम अज़ कम
यानी कि रिड्यूस ज़रूर कर देता है। लिहाजा इट एक्सरसाइज अ चेकिंग एंड मॉडिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन द बिल पास्ड बाय द फर्स्ट हाउस। लिहाजा फर्स्ट हाउस से जो भी बिल पास होता है वो सेकंड चैम्बर में आता है, तो वो उसके ऊपर रिवाइज़ करते हैं और फिर उसके बाद उसको पास करते हैं। अच्छा, अगला जो फेवर इसके जाता है वो है सेकंड चैम्बर एक्ट एज अ रिवाइजिंग चैम्बर। मतलब जो भी बिल जो है वो फर्स्ट चैम्बर से पास होगा तो जो सेकंड चैम्बर होगा वो जो है मतलब उस बिल को रिव्यू करेगा, क्योंकि बिल का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही, यानी कि लेजिस्लेटिव का जो वर्क होता है बिल को प्रोसेस करने में, पास करने में, वो बहुत ही कम्प्लेक्स और टेक्निकल होता है, ठीक है। और हो सकता है कि उस टेक्निकलिटी के अंदर यानी कि कोई ना कोई मिस्टेक या कोई ना कोई गलती उनसे हो गई हो। लिहाजा ये टेक्निकलिटी डिमांड करती है एक केयरफुल एग्जामिनेशन की, ठीक है, हर एस्पेक्ट से। और ये केयरफुल जो एग्जामिनेशन है ये हमेशा सेकंड चैम्बर ही उसे प्रोवाइड करता है और उसके बाद ये जो लॉ है इनेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अगली बात है कि मतलब जो फेवर में सेकंड चैम्बर लेसन द बर्डन ऑफ द फर्स्ट चैम्बर। अब चूँकि जो मतलब मॉडर्न लेजिस्लेचर होता है उसने बहुत से लॉ पास करने आते हैं, बहुत ज़्यादा लॉ उसने पास करने होते हैं, लिहाजा उसका बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यानी कि इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो लेजिस्लेचर विल विद अ सिंगल चैम्बर कैन फेल टू इफ़ेक्टिवली पास ऑल द लेजिस्लेटिव वर्क। लिहाजा जो सिंगल चैम्बर होता है वो इफ़ेक्टिवली किसी भी यानी कि तमाम किस्म के लॉ को पास करने में इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता, ठीक है। लिहाजा सेकंड चैम्बर इसलिए भी ज़रूरी है कि वो फर्स्ट चैम्बर का बर्डन कम कर सके। नेक्स्ट जो इसके फेवर में जाता है, टू हाउसेस बेटर रिप्रेजेंट पब्लिक ओपिनियन। जो सिंगल हाउस होता है वो मतलब सिंगल हाउस कैन ग्रो आउट ऑफ ट्यून एंड फेल टू कीप इन हार्मनी विद द पब्लिक ओपिनियन। सिंगल हाउस बास दफ़ा पब्लिक ओपिनियन की यानी कि हार्मनी को मद्देनज़र नहीं रख पाता, और लिहाजा जो सेकंड चैम्बर होता है वो इसलिए भी ज़रूरी होता है कि वो आसानी से मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो एस्पेक्ट होते हैं पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से उनको अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगला है इसेंशियल फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू स्पेशल इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें वो ये बात कर रहा है, द लोअर चैम्बर कैन कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एज अ होल, वाइल द अपर चैम्बर कैन गिव द रिप्रेजेंटेशन टू द माइनॉरिटीज़ एंड स्पेशल इंटरेस्ट एंड ग्रुप्स लाइक लेबर, वोमेन, साइंटिस्ट, टीचर्स, आर्किटेक्ट्स, राइटर्स या चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वो ये कह रहा है कि जो अपर हाउस होता है सेनेट, वहाँ पर जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो होते हैं मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के तबकों के हवाले से या स्पेशल इंटरेस्ट के हवाले से, ठीक है, जिनके अंदर बहुत सारे मतलब जो माइनॉरिटीज़ और दूसरे ग्रुप्स आते हैं, जैसे लेबर हो गया, औरतें हो गई, साइंटिस्ट हो गए, टीचर हो गए, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लोग आते हैं वो सेनेटर होते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो है मतलब लोअर हाउस के अंदर जो लोग होते हैं वो इलेक्टेड लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि वो डायरेक्टली लोगों का वोट लेकर आते हैं। और यानी कि ये भी फ़र्क होता है दोनों के अंदर, क्योंकि लोअर हाउस हो जाए तो होता है वो जनरल होता है और जो अपर हाउस होता है वो स्पेसिफिक होता है। अच्छा, दूसरी बात करें मतलब जो आर्गूमेंट इसकी फेवर में जाता है वो है डिले इज़ यूज़फुल। मतलब बेशक कानून पास करने का अमल जो है वो डिले होता है, मतलब अगर दोनों, क्योंकि उस जो भी लॉ या जो भी पॉलिसी बनती है उसने दोनों हाउसेस से होकर पास होना होता है, तो ये एक अच्छा अमल है, चाहे भले ही ये मतलब डिले वाला अमल है लेकिन ये अच्छा अमल है, ठीक है। कि अनडबेटेडली इसमें कोई शक नहीं है, द पासिंग ऑफ लॉ बाय द टू हाउसेस लीड टू सम डिले, हाउएवर दिस डिले इज़ वेरी यूजफुल, इट हेल्प द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड देन बिकम लॉ, ठीक है। डिले परमिट टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड डेलिब्रेशन, क्योंकि जितना डिले होगा जो मतलब सेकंड चैम्बर टाइम लेगा उसमें वो मज़ीद डेलिब्रेशन करेगा, डिस्कशन करेगा, क्रिस्टलाइजेशन करेगा पब्लिक ओपिनियन के हवाले से कि क्या ये लॉ पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 8 के ऊपर जो इसके फेवर में है वो है इसेंशियल फॉर फेडरेशन, कि फेडरेशन के अमल को लाने के लिए या फेडरल सिस्टम के अमल को इफ़ेक्टिव करने के लिए जो सेकंड मतलब चैम्बर है ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। लोअर हाउस गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू द पीपल एंड अपर हाउस गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, क्योंकि लोअर हाउस जो होता है वो मतलब लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, और जो अपर हाउस होता है वो यूनिट्स रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। और जो फेडरेशन होती है, फेडरेशन को रन करने के लिए दो किस्म की गवर्नमेंट चाहिए होती है, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसे अलग चाहिए होती है और उसका क्या नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट अलग उससे चाहिए होती है। जिस तरह अमेरिका के अंदर या पाकिस्तान के अंदर सेनेटर्स भी हैं और
पार्लियामेंटेरियंस यानी कि दूसरा क्या नाम है लेजिस्लेटर्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, जो अगला नवा आर्गूमेंट इसके फेवर में जा रहा है वो है इंस्ट्रूमेंट फॉर यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ द एबल एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सनस। ये बड़ा अच्छा उसने पॉइंट उठाया। वो ये कह रहा है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोअर हाउस के अंदर जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं, लोगों का वोट लेकर आते हैं, हो सकता है कि उसमें यानी कि ज़्यादा सारे लोग समझदार ना हों, क्योंकि बहुत से लोग पैसे की बुनियाद पर भी आ जाते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस उनका नहीं होता, इतने काबिल नहीं होते, इतनी एजुकेशन ज़्यादा नहीं होती, लिहाजा जो सेनेटर्स होते हैं वो इलेक्टेड होकर नहीं आते बल्कि वो सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। लिहाजा जो मतलब लोग इलेक्ट होने से रह जाएँ या मतलब लेजिस्लेटर बनने से रह जाएँ तो वो मतलब ऊपर वाले हाउस में चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। अच्छा, आगे वो ये कह रहा है कि द सेकंड चैम्बर इज़ अ सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी। सेकंड चैम्बर जो होता है मतलब ये एक स्टेबिलिटी का सोर्स होता है। कैसे होता है? फॉर एग्जांपल जो लोअर हाउस होता है वहाँ पर जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, पाकिस्तान के अंदर की मिसाल ले लें, जो लोग इलेक्ट होके नेशनल असम्बली में जाते हैं, मतलब लेजिस्लेचर की कुर्सी पे बैठते हैं, उनका टेन्योर होता है 5 साल। जबकि दूसरी तरफ जो लोग अपना सिलेक्ट होते हैं सेनेटर्स के तौर पर, उनका टेन्योर होता है 6 साल, जिनमें से हर 2 साल बाद 1/3 रिप्रेजेंटेटिव जो है सेनेटर के वो मतलब क्या होता है रिटायर हो जाते हैं। यानी कि इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेजिस्लेटर के रिप्रेजेंटेशन से टेन्योर जो होता है वो लॉन्गर भी होता है, परमानेंट भी होता है, ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी भी उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अगली बात करें तो हिस्टोरिकल सपोर्ट में वो ये कह रहा है कि मतलब हिस्ट्री की अगर हम मुताला करें या हिस्ट्री को उठा के देखें तो हिस्ट्री हमेशा सपोर्ट करती है बाई कैमरलिज़म को, ठीक है। हिस्ट्री हमेशा ये कहती है कि अगर आपने कवानीन अच्छे तरीके से पास करवाने का अमल जारी और सारी रखना है या मतलब पब्लिक ओपिनियन की खिलाफ वर्जी होने से बचना है तो आपको बाई कैमरलिज़म चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। और मतलब कहते हैं कि मतलब अच्छी बात यही होती है कि इंसान माजी से सबक सीखे, और माजी हमें यही सिखा रहा है कि बाई कैमरलिज़म लेजिस्लेचर जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और यूनी कैमरलिज़म को वो रिजेक्ट करता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि मतलब यूनी कैमरलिज़म का जो अमल है ये मुल्क के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, या मतलब बाई कैमरलिज़म का लेजिस्लेचर जो है ये मुल्क के अंदर नहीं होना चाहिए बल्कि यूनी कैमरलिज़म होना चाहिए। पहली वो ये बात करते हैं कि 2 चैम्बर्स कन्फ्यूज़ पब्लिक ओपिनियन। अब देखिए मतलब यहाँ पर वो ये कह रहा है 2 चैम्बर्स कन्फ्यूज़ पब्लिक ओपिनियन पार्टिकुलरली व्हेन 1 चैम्बर डिसएग्री एंड अदर चैम्बर इज एग्री। वो ये कह रहा है कि मतलब पब्लिक ओपिनियन में क्या होता है कि मतलब लोगों की राय ये होती है कि कोई भी एक मतलब हाउस जो है वो उनको अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर एक हाउस पब्लिक ओपिनियन के फेवर में या दूसरा हाउस पब्लिक ओपिनियन के ख़िलाफ़ है तो मतलब दोनों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन आ जाती है, ठीक है। लिहाजा मतलब पब्लिक ओपिनियन जो होते हैं वो डिवाइड होकर रह जाते हैं और सही तरह रिप्रेजेंट नहीं हो पाते। दूसरा वो जो बात करते हैं वो कहते हैं कि सेकंड चैम्बर इज़ इधर मिस्कीवियस और सुपरफ्लोस। वो कहते हैं कि यहाँ तो मतलब ये चैम्बर सेकंड चैम्बर मिस्कीवियस होगा या सुपरफ्लोस होगा, यानी कि यहाँ हक़ में होगा या ख़िलाफ़ होगा, ठीक है। अगर ये हमारे हक़ में होगा तो इसको हम सुपरफ्लोस कहेंगे, अगर ये हमारे ख़िलाफ़ होगा यानी कि सेकंड चैम्बर फर्स्ट चैम्बर के अगर ख़िलाफ़ होगा तो उसे हम मिस्कीवियस कहेंगे। लिहाजा ये आर्गूमेंट जो है ये कहता है कि मतलब सेकंड लोअर हाउस जो है मतलब उसकी बात हमेशा माननी चाहिए और वही एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के, ठीक है। उतली यानी कि नेक्स्ट बात वो ये करता है प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द सेकंड चैम्बर। अब वो ये बात कर रहा है कि इनको ऑर्गेनाइज़ कैसे किया जाएगा, ठीक है, यानी कि इनको हकूक़ कितने दिए जाएंगे, इनके पास अख्तियारात कितने ज़्यादा होंगे, मतलब ये प्रपोर्शन के हिसाब से आएंगे, यूनिट्स के हिसाब से आएंगे, किस तरह इनको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि कोई भी यूनिवर्सल असूल इनके लिए नहीं है कि ये डायरेक्टली इलेक्ट होंगे यानी कि या मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, मतलब किस तरह ये हाउस के अंदर आएंगे। देयर एग्जिस्ट नो कंसिक्वेंस रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेकंड चैम्बर को ऑर्गेनाइज होने के लिए किसी भी किस्म का कोई भी मतलब मेथड नहीं है। इसकी वो 1-2 एग्जांपल्स भी देता है। वो ये कहता है कि अगर बरतानिया की बात करें
The hereditary and nominated character of British Lord House has made it secondary and almost useless house। कि मतलब जो सेनेटर्स बरतानिया के अंदर हैं वो बिल्कुल यूज़लेस हैं, ठीक है, मतलब जस्ट वो एक नाम के हिसाब से तो सेनेटर्स हैं, लेकिन उनके पास हकीकतन जो है वो कोई भी किसी किस्म के ज़्यादातर इख्तियारात नहीं हैं, ठीक है। जबकि अगर यूएस सेनेट की बात करें तो यूएस सेनेट भले यानी कि उसका साइज़ स्मॉल है और उसका टेन्योर जो है वो लॉन्ग है, लेकिन उसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमने पीछे यानी कि मैंने आपको बता दिया कि यूएस सेनेटर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट की तमाम किस्म की अपॉइंटमेंट्स को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट की तमाम किस्म के मुआहिदों को भी एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं जो वो दूसरे मुल्कों के साथ करता है, ठीक है। और मतलब इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा मतलब जो लेजिस्लेचर में इलेक्ट होकर आते हैं इनकी सेनेटर्स की पावर उनसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसी तरह अगर लोकसभा और राज्यसभा इंडिया के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इंडिया का जो मतलब एक्सपीरियंस है वो दोनों में बैलेंस है, ठीक है, यानी कि सेनेटर्स और लेजिस्लेचर जो नीचे वाले होते हैं मतलब दोनों की पावर तकरीबन सेम है ना। तो मतलब राज्यसभा जो होती है उसके वो इतनी कमज़ोर है जिस तरह बरतानिया की है, और ना ही वो इतनी पावरफुल है जिस तरह यूएस का सेनेटर्स हैं, ठीक है। लिहाजा ये मतलब एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल एक बैलेंस चीज़ें हैं, ठीक है। तो लिहाजा इन तमाम आर्गूमेंट्स के नतीजे में देयर एग्जिस्ट नो साउंड मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सेकंड चैम्बर को ऑर्गेनाइज होने में एक कोई सॉलिड किस्म का मतलब रीज़न सामने नहीं आ पा रहा। अच्छा, अगली बात करते हैं नंबर चौथे पॉइंट की, नो लॉ इज़ पास्ड इन अ हरी। वो ये कह रहा है कि मतलब अब लेजिस्लेचर जब लॉ पास करवाना चाहती है तो वो हमेशा सेनेटर्स उसको डिले कर देते हैं, यानी कि सेकंड हाउस जो है वो हमेशा उसको डिले कर देता है। द सिस्टम ऑफ लॉ मेकिंग एज इट ऑपरेट टुडे एलिमिनेट द चांसेस ऑफ इल कंसिडर्ड एंड हैसली लेजिस्लेशन बाय द सिंगल चैम्बर, हैंस सेकंड चैम्बर इज़ नॉट नीडेड। वो ये बात बताना चाह रहा है कि आजकल के ज़माने में मतलब सेकंड चैम्बर जो है वो उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रही है, ठीक है। मतलब देखें ना, जो फर्स्ट चैम्बर है मतलब जो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एक्चुअली वही पब्लिक ओपिनियन को ज़्यादा अच्छे तरीके से होल्ड कर सकते हैं। मतलब ये आर्गूमेंट्स हैं जो इसके ख़िलाफ़ सेकंड चैम्बर के ख़िलाफ़ है। वो ये कहते हैं कि एक्चुअली जो पब्लिक ओपिनियन के सही तरह होल्डर हैं वो मतलब पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, और वही यानी कि जो लॉ पास करते हैं हकीकतन वही लॉ होता है। और सेकंड चैम्बर को ना तो लॉ रिवाइज़ करना चाहिए और ना ही उन पॉलिसियों को मद्देनज़र करना चाहिए, क्योंकि एक बार लॉ जब मतलब उन्होंने देख लिया तो उन्होंने क्या इतनी ज़्यादा गलतियाँ करनी होंगी। लिहाजा ये खामखा लॉ को डिले कर देते हैं या किसी भी किस्म के नई बिल या पॉलिसी को डिले कर देते हैं सेंटर जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है सोर्स ऑफ डिले इन लेजिस्लेशन। ये बात होगी द बिल हैज़ टू पास थ्रू सेवरल स्टेजेस इन द फर्स्ट हाउस बिफोर गेटिंग पास्ड एंड व्हेन इट गोज़ टू द सेकंड हाउस इट हैज़ अगेन पास थ्रू द सिमिलर प्रोसेस एंड इट कॉज अनवांटेड एंड हार्मफुल डिले। मतलब वो क्या कह रहा है कि जब लेजिस्लेचर से बिल पास होगा, ठीक है, यानी कि फ़र्स्ट स्टेज से पास होगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्टेप से निकल कर आना पड़ेगा। इस तरह जब वो सेकंड चैम्बर में जाएगा तो उसको फिर जाने के काफ़ी ज़्यादा अपना स्टेप में जाना पड़ेगा। लिहाजा इस तरह डिले भी हो जाता है और हार्मफुल भी होता है ये पब्लिक पॉलिसीज़ के लिए। अगली बात वो ये कर रहे हैं कि मतलब रिवीजन ऑफ बिल बाय सेकंड हाउस इज़ अननेसेसरी एंड यूज़लेस। इसको अप्रूव करने के लिए इन दोनों चीज़ों को, इस आर्गूमेंट को वो ये बात करते हैं नंबर 1 के ऊपर, द रिवीजन इज़ अननेसेसरी बिकॉज द बिल इज़ रिवाइज्ड थराइस बाय द फर्स्ट हाउस बिफोर इट इज़ पास्ड। पहली बात वो ये करते हैं कि इस हवाले से भी मतलब सेकंड चैम्बर बेवकूफ़ी करता है, क्योंकि पहला हाउस जब बिल पास करता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ के देख के और मतलब उसको समझदारी के साथ पास करता है, ठीक है। दूसरा वो ये कहते हैं सिंस ऑल डिस्कशन इन द सेकंड हाउस टू आर हेल्ड ऑन पार्टी लाइंस, लिहाजा मतलब नो एडिशनल ऑब्जेक्टिव या मतलब एडिशनल रिवीजन इज़ डन थ्रू द डिस्कशन ऑफ सेनेटर्स। वो ये कह रहा है कि देखें जो मतलब सेकंड चैम्बर के अंदर भी डिस्कशन होगी वो बिल्कुल पार्टी बेसिस पे होगी, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि वो मतलब पीपल फेवर में होगी या मतलब पब्लिक ओपिनियन के हवाले से होगी, बल्कि जो लोग फर्स्ट चैम्बर में हैं उनके मुतशाबे सेकंड चैम्बर के अंदर भी हैं, ठीक है। और सेकंड चैम्बर के अंदर लोग जो हैं वो भी पार्टी बेसिस के ऊपर ही मतलब मोस्टली सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो लोग होंगे ज़ाहिरी सी बात है वो भी जो है वो
मतलब किसी ऑब्जेक्टिव की बेस पे उस बिल को पास या अमेंड नहीं करेंगे, बल्कि अपनी पार्टी के बेस पर ही उसको अमेंड करेंगे। लिहाजा बिल को दोबारा पास करवाने की, मतलब सेकंड चैम्बर से पास करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगली वो जो बात करते हैं, द सेकंड चैम्बर इज़ नॉट इन पोजीशन टू चेक द डिपोटिज्म ऑफ द फर्स्ट हाउस। अब वो ये यहाँ पर बात कर रहा है कि मतलब जो सेकंड चैम्बर होता है उससे के पास कभी भी इतने अख्तियारात या इतना टाइम नहीं होता कि वो मतलब फ़र्स्ट चैम्बर के यानी कि फ़र्स्ट हाउस को डिपॉजिट कर सके या उनकी चेक एंड बैलेंस कर सके। क्यों? क्योंकि मतलब उनके पास सिर्फ 14 से 15 दिन होते हैं उस बिल को पास करने के लिए, और ये एक बहुत लंबा वक्त होता है उनके अपने आर्गूमेंट्स को मतलब डिस्कस करने या रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा अगली नंबर 8 के ऊपर वो जो बात करता है वो कह रहा है सेकेंड चैम्बर इज़ मोस्टली अ कंजर्वेटिव एंड रिएक्शनरी चैम्बर। ठीक है, वो ये बात बताना चाह रहा है कि जो सेकंड चैम्बर के अंदर लोग होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं। ठीक है, यानी कि अपना वक्त की तब्दीलियों के साथ साथ इतने ज़्यादा बदलने वाले नहीं होते। ठीक है, इट एक्ट एज अ ब्रेक ऑन द व्हील ऑफ डेमोक्रेसी, और इस वजह से सेकंड चैम्बर होने की वजह से डेमोक्रेसी का पहिया जो है वो जाम हो जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज एंड स्पेशल इंटरेस्ट, यानी कि बज़ाहिरी तौर पर तो हम ये कहते हैं कि मतलब जो सेकंड चैम्बर के अंदर लोग होते हैं वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या मतलब स्पेशल लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया कि डॉक्टरों को, टीचरों को, वर्कर्स को, लेबर्स को, वुमेन को। लेकिन वो कह रहे हैं हकीकतन क्या होता है, जो सेकंड चैम्बर होता है वो बहुत ज़्यादा हद तक डोमिनेट कर रहा होता है। बिजनेसमैन, जो रिच बिजनेसमैन होते हैं वो होते हैं, या कैपिटलिस्ट होते हैं, या लैंडलॉर्ड्स होते हैं, या एलीट क्लास या एलीट सोसाइटी जो होती है वही यानी कि सेकंड चैम्बर के अंदर भी होती है, और वो खामखा रिजिड और यानी कि अनरिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, और कानून की बालादस्ती को अपने हाथ में लेने वाले होते हैं। ठीक है, इसके बाद वो ये बात करता है, वो कह रहा है स्पेशल इंटरेस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फर्स्ट हाउस, कि जो फर्स्ट हाउस है हकीकतन जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही होते हैं फर्स्ट हाउस वाले। ठीक है, वो ये कह रहा है कि स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द लोअर हाउस। वो ये कह रहा है कि मतलब भले ही अगर आप ये कहें ना कि मतलब माइनॉरिटी के हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, यानी कि सेकंड चैम्बर के ना होने की वजह से, या स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, वो कह रहा है कि जो लोअर हाउस के लोग होते हैं हकीकतन वही माइनॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हकीकतन वही स्पेशल लोगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि स्पेशल या सेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वही ज़्यादातर लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और उन वही पब्लिक ओपिनियन की पासदारी को जो है वो पामाल यानी कि पामाल नहीं करते। ठीक है, यानी कि वही पब्लिक ओपिनियन को उसकी पासदारी करते हैं। अच्छा, सेकंड लास्ट वो ये बात कर रहा है, सेकंड चैम्बर इज़ नॉट इसेंशियल फॉर द फेडरेशन। वो कह रहा है कि फेडरेशन के अमल के लिए सेकंड चैम्बर ज़रूरी नहीं होता। Political parties now dominate the entire political life of the every state, federal as well as नॉन फेडरल। वो ये कह रहा है कि आजकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने फेडरल सिस्टम को भी और नॉन फेडरल को भी जो है वो डोमिनेट किया हुआ है, और वही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वही यानी कि इलेक्शन के ज़रिए कंटेस्ट होके या मतलब इलेक्ट होके लोअर हाउस के अंदर भी जाती हैं। और यही वो बात कर रहा है कि मतलब एक फेडरेशन के अमल के लिए जब जो पार्टीज़ हैं वो आ गई, मतलब उन्होंने अपना सारे का सारा बात को इलेबोरेट कर दिया, तो अब अपर हाउस की क्या ज़रूरत रह गई है। ठीक है, तो मतलब वो ये कह रहा है कि जो मतलब सिंस एवरी इलेक्शन इज़ फॉट ऑन दी पार्टी बेसिस, लिहाजा जब हर इलेक्शन पार्टी की बुनियाद पे होता है तो जो सेकंड चैम्बर होता है वो भी जो है वो पार्टी के इंटरेस्ट में आता है। ठीक है, और एक फेडरेशन को मतलब वो यूनिट्स के हिसाब से नहीं आता, बल्कि वो भी पार्टी के इंटरेस्ट में आते हैं। ठीक है, और लिहाजा एक फेडरेशन के अमल में सिर्फ यूनिट्स की ज़रूरत होती है, पार्टीज बेसिस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और सबसे आखिर में वो ये कह रहा है कि अखराजात बहुत बढ़ जाते हैं, इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस, कि जो सेकंड चैम्बर होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और उसका इतना फ़ायदा भी कोई नहीं होता। ठीक है, और वो बिल्कुल ऐसे यानी कि एक स्टेट के ऊपर बर्डन बनते हैं, स्टेट के ऊपर टैक्स जो है वो फिर ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, आम लोगों की जेब जो है वो फिर मतलब उसके ऊपर हुकूमत को कब्ज़ा करना पड़ता है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि मतलब जो सपोर्टर ऑल इन ऑल जो सपोर्टर है ना यूनिकैमरलिज्म के, वो स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं मतलब कि सिंगल चैम्बर होना चाहिए लेजिस्लेचर का। ठीक है, जबकि जो मतलब साथ ही वो ये कहते हैं कि जो बाइकैमरलिज्म है वो अननेसेसरी, लेस यूज़फुल
अनवांटेड एक्सपेंसिव सिस्टम होता है जो कि सीरियसली मतलब बहुत ज़्यादा थ्रेट करता है लेजिस्लेटिव के कामों को। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि इन दोनों के आर्गूमेंट्स के नताइज से जो हमने रिज़ल्ट निकालना वो ये कि बाईकैमरलिज़म जो होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिकैमरलिज़म। तो आज के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए कमेंट्स के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।